एवरीवन, टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जिसमें आज हम जो है सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है ना। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोगों को टोटल 8 यूनिट में पावर जनरेशन डिवाइड किया गया है। ठीक है, 8 यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन पढ़ना है कि पावर हम जनरेट कैसे मेनली करेंगे। ठीक है, तो पावर कैसे जनरेट करते हैं, तो पावर का डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। क्या क्या सोर्स हो सकता है, थर्मल एनर्जी का सोर्स है ना, जियो थर्मल एनर्जी है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट के लिए पोटेंशियल पे वाटर है। ठीक है, हमारे पास कोल एनर्जी है, हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्या है, डिफरेंट फॉर्म में है। ठीक है, उस फॉर्म को कन्वर्ट करके हमको किस में लाना है, हमको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सोलर को हम डायरेक्टली पीवी सेल से फोटोवोल्टाइक सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमको कोल का एनर्जी जो है, उसको कोल का जो केमिकल एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी है, उसको अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, कोयले को पहले जलाते हैं, फिर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होता है उसको जनरेटर के हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में भी वही होता है ना। यहाँ कोयला जला रहे थे, वहाँ पे क्या न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। बाकी वहाँ पे भी जो थर्मल एनर्जी है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उससे स्टीम बनाएंगे, स्टीम को फिर टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे हम जनरेटर लगाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। जो विंड एनर्जी है उसको भी वही हम करते हैं। विंड एनर्जी क्या है, एक तरह का मैकेनिकल फॉर्म ऑफ रेडियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको हम टरबाइन लगाकर रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जनरेटर लगाकर हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा और हमारे पास क्या सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, विंड हो गया। उसके बाद हमारे पास लिक्विड फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है। ठीक है, तो गैसियस फ्यूल को हम गैस टरबाइन में डायरेक्ट उसको जलाते नहीं है ना, उसको हम डायरेक्ट गैस टरबाइन में ही यूज कर लेते हैं, है ना, उससे हम स्टीम नहीं बनाते हैं। ठीक है, डीजल जो है, डीजल हमारे पास है, उससे हम क्या करते हैं, उसको भी गर्म करके हम कहीं स्टीम वगैरह नहीं बनाते। डीजल को क्या करते हैं, डायरेक्ट हम डीजल इंजन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए और फिर उसको जनरेटर लगाकर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो देखो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे उसी के हिसाब से तुम्हारा यूनिट है। देखो पहला क्या है, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में क्या आएगा, कोयला आएगा, कोल बेस्ड जो भी पावर स्टेशन होगा वो क्या कहलाएगा, थर्मल पावर स्टेशन कहलाएगा। दूसरा क्या है, देखो न्यूक्लियर स्टेशन। तो न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम से जो भी हम एनर्जी लेंगे वो हमारा ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कहलाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आएगा। उसके बाद क्या है, हाइड्रो पावर स्टेशन। तो यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जी ऑफ वाटर, जो पानी का पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, किसी हाइट से किसी पाइप में फ्लो कराएंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और टरबाइन में फिर उसको हम क्या करेंगे, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें जनरेटर लगाकर हम पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डीजल पावर स्टेशन। तो डीजल का जो फ्यूल एनर्जी है उसको हम डीजल इंजन लगाकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें जनरेटर लगाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, डीजल का फ्यूल एनर्जी इसको किस में यूज करेंगे, तो डीजल इंजन में यूज करेंगे। डीजल इंजन में यूज करेंगे और उस इंजन से हम क्या, मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करेंगे। उसके डीजल इंजन के प्राइम मूवर को जनरेटर से कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। ये डीजल पावर स्टेशन जो है, यहाँ पे जो डीजल इंजन होता है वो बहुत लार्ज होता है। ये छोटा सा कैप्टिव डीजल पावर स्टेशन आप बहुत बार देखे हो, कहाँ देखे हो, तुम्हारे कॉलेज में डीजी सेट जो लगा हुआ है वो क्या है, एक तरह का कैप्टिव डीजल पावर स्टेशन है। तुम्हारे शादी वगैरह में जो छोटा सा डीजल जनरेटर आता है वो भी क्या है, एक तरह का कैप्टिव डीजल पावर स्टेशन है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्या यूज होता है, डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है, और उसमें क्या लगा होता है, डीजल इंजन लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डीजल पावर प्लांट छोटा भी होता है और बड़े लेवल का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी, इसमें क्या आएगा, सोलर आएगा, सोलर आएगा, विंड आएगा। ठीक है, नॉन कॉन्वेंशनल क्या, मतलब जिसको हम पहले बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नया कुछ आ गया, ये एनर्जी पहले भी था लेकिन अब हम इसको यूज, कॉन्वेंशनल क्या है हमारा, कॉन्वेंशनल हमारा थर्मल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, डीजल है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेंशनल है, ये बहुत दिनों से यूज होता आ रहा था। ठीक है, ये कॉन्वेंशन में चल रहा था। नॉन कॉन्वेंशनल क्या है, जो हम पहले बहुत कम यूज कर रहे थे, सोलर, फोटोवोल्टाइक सेल बना ही नहीं था तो यूज नहीं कर रहे थे, फोटोवोल्टाइक सेल है तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत महंगा है फोटोवोल्टाइक सेल, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट एनर्जी थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता जाएगा, हम धीरे धीरे नॉन कॉन्वेंशनल पे स्विच करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा और क्या दिक्कत है नॉन कॉन्वेंशनल के साथ, सोलर अभी है, हो सकता है शाम में ना हो सकता है दोपहर में भी ना हो, बादल हो जाए, है ना। विंड अभी है, हो सकता है 1 घंटे के बाद ना चले, तो ये जो है ये रैंडम है, अभी है, थोड़ी देर के बाद नहीं है, फिर नहीं है, तो इस तरह का ये है। तो इसलिए हम इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम इसके ऊपर 100% रिलाई करना चाहते हैं तो हमको एक स्टोरेज लगाना पड़ेगा, दैट इज बैटरी, है ना। तो हम अगर इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको यूज करेंगे, नॉन कॉन्वेंशनल को कॉन्वेंशनल के साथ यूज करेंगे। अच्छा, इसमें और क्या होगा, जियोथर्मल होगा, जियोथर्मल। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो समुद्र में टाइड और वेव आता है, तो टाइडल एंड वेव, ठीक है, टाइड और वेव की एनर्जी को भी हम हार्वेस्ट करके नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हमारा हाइड्रोजन एनर्जी, है ना, हाइड्रोजन से जो भी एनर्जी डेवलप हो रहा है उसको भी हम नॉन कॉन्वेंशनल में रखते हैं। बायोगैस से जो एनर्जी डेवलप हो रहा है उसको भी हम नॉन कॉन्वेंशनल में रखते हैं। फ्यूल सेल से जो एनर्जी डेवलप हो रहा है उसको भी हम नॉन कॉन्वेंशनल में रखते हैं। तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना है, विंड पढ़ना है, सोलर पढ़ना है, जियोथर्मल पढ़ना है, टाइडल पढ़ना है, वेव पढ़ना है, ठीक है, फ्यूल सेल पढ़ना है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। इसमें हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स पढ़ने हैं, जैसे हमें जितना पावर चाहिए उससे हम ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, क्यों? क्योंकि अचानक से कहीं डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, जिसको हम रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद स्विंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स हैं जो इसमें हमको पढ़ने हैं, जिसमें हमको बहुत सारे फैक्टर भी पढ़ने हैं। लोड फैक्टर पढ़ना है, डाइवर्सिटी फैक्टर पढ़ना है, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर पढ़ना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक और पावर जनरेशन में। उसके बाद आता है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ये इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम क्या है? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहता है कि आपका इंडिया में जो भी पावर स्टेशन है वो सब एक पावर हाईवे से कनेक्टेड है, ठीक है। रोड हाईवे सुना है, यहाँ से जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, कन्याकुमारी से कोलकाता तक है, ठीक है। तो वो जीटी रोड क्या करता है, पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है, एक छोर से कश्मीर तक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह ये पावर हाईवे भी जो है वो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है। किसको किसको कनेक्ट करता है, देखो यहाँ पे 5 रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन कहलाता है, इधर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन कहलाता है, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न रीजन कहलाता है, ये हमारा साउदर्न रीजन कहलाता है, और ये हमारा ईस्टर्न रीजन कहलाता है। तो इस तरह से 5 रीजन है जिसमें पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया। अगर हम मैप बहुत अच्छा से तो हमको यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमारा मैप है ना, ये इस तरह से हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ऐसे करके निकल के जो आता है ये हमारा एनआर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन कहलाता है। तो ये जो इंडिया है इसको हमने किस 5
रीजन में डिवाइड किए हैं और ये रीजन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? सपोज करो कि मौसम किसका है? बारिश का है। तो हमारे हिमाचल में, हमारे उत्तराखंड में जो हाइड्रो एनर्जी है उसका लेवल क्या है? अभी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो रहा होगा, इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा कि वहाँ के लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब कोल तो लिमिटेड है ना, कोल तो हम दोबारा से नहीं बना सकते, कोल तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? ये कोल हमारे देश का बच जाए, ये कोयला खत्म ना हो। तो क्या करेंगे? इस पावर जनरेट करके हमने इस पावर हाईवे पे दे दिया, है ना। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन में जो भी पावर जनरेट हो रहा है उसको हमने क्या किया? इस पावर हाईवे, इंटरकनेक्टेड पावर हाईवे पे दे दिया। अब ये सिस्टम किससे कनेक्टेड है? सारे रीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सिस्टम किससे कनेक्टेड है? ये सारे रीजन से ये सिस्टम कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो पावर जनरेट हुआ उसको हम यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बाकी के जो 3 रीजन है, यहाँ पे क्या होगा? पावर का जनरेशन कम होगा और यहाँ से इसको सप्लाई मिल जाएगा। उसी तरह जब यहाँ पे पावर का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे हाइड्रो का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा विंटर में जब वो हाइड्रो का पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इस रीजन को पावर चाहिए होगा। और किससे चाहिए होगा? कोल से चाहिए होगा। कोल कहाँ पे है? वो बिहार, झारखंड, यूपी इस एरिया में है, एमपी इस एरिया में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कुछ मुंबई वाले एरिया में है। तो यहाँ पे उसमें पावर हम ज़्यादा जनरेट करेंगे और इनको भेज देंगे। एक तो बेनिफिट ये है, पावर एक्सचेंज हो सकता है इस पावर हाईवे के थ्रू, इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम के थ्रू। दूसरा क्या है कि हम अपने रिजर्व कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। जो पावर, जैसे सपोज करो कि कहीं पे पावर का रिक्वायरमेंट है, सपोज को 100 मेगावाट, इस रीजन में कितना है? 100 मेगावाट अभी करंट पावर वो यूज कर रहा है, ठीक है। और अचानक से उसका पावर रिक्वायरमेंट बढ़ के कितना हो गया? 150 मेगावाट हो गया। तो अगर ये रीजन इंटरकनेक्टेड नहीं होता बाकी सारे रीजन से, तो 50 मेगावाट पावर जो है वो इसको खुद अपने ही मैनेज करना पड़ता। चाहे वो पावर जनरेट करके मैनेज करे या बिजली काट के मैनेज करे, है ना। लोड शेडिंग होता है ना, कॉलोनी में बिजली कट जाती है अचानक से। क्यों कट जाती है? क्योंकि पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो गांव मोहल्ले में बिजली काट दिए, किसान की बिजली काट दिए कि भाई जब पावर ज़्यादा होगा तब तुम क्या कहते हैं, खेत पटाना, खेत में पानी डालना, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो रिजर्व कैपेसिटी है, ये 50 मेगावाट अगर ये इंटरकनेक्टेड नहीं होता ये खुद मैनेज करता। अभी ये इंटरकनेक्टेड है तो इसकी जो 50 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है वो ये भी फुलफिल कर सकता है, ये भी फुलफिल कर सकता है, ये भी फुलफिल कर सकता है और ये भी फुलफिल कर सकता है। तो सारे लोग मिलके इसको 50 मेगावाट पावर देंगे। तो पावर एक्सचेंज से क्या हो गया कि हर कोई अपना रिजर्व कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। पहले इसको अकेले कितना रिजर्व कैपेसिटी रखना पड़ता? 50%। अभी ये रिजर्व कैपेसिटी 10%, 10% भी सभी ने रखा है तो ये मैनेज हो जाएगा। अचानक से हम पावर जनरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, कोयले से क्या करते हैं? पहले स्टीम बनाते हैं, तब टरबाइन चलाते हैं और तब जनरेटर चलता है। स्टीम तुरंत नहीं बन सकता। अभी 4 बॉयलर है, 5वां बॉयलर रखा हुआ है। वो 5वां बॉयलर हम कब ऑन करेंगे? जब हमको रिक्वायरमेंट होगी, और ऑन करने के बाद वो 8 घंटे के बाद बिजली देगा, ठीक है। तो जो स्विंग कैपेसिटी है उसी से हमको 50 मेगावाट यहाँ पे बिजली पूरा करना है। वो बॉयलर तुरंत गर्म करके हम 50 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पावर जो रिक्वायरमेंट है इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू को अगर किसी को चाहिए तो वो इजीली कहीं से भी मैनेज हो सकता है। तो ये मेनली 2 बेनिफिट थे इसके जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के हैं। और ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या क्या होता है वो हम डिटेल में जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये था पूरे सिलेबस के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है। ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि न्यूक्लियर ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये एक बड़ा सा चैप्टर है इसमें, ठीक है। इट कंटेन एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ होल सिलेबस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में ये शुरू करते हैं बेसिक ऑफ पावर जनरेशन।